मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपने पंचामृत साइंस में, जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं 5 साइंस के, जो आपके अलग अलग पोर्शंस को कवर करते हैं और बेसिकली आपके रिवीजन पर्पस के लिए अच्छे हैं। छोटा सा सेशन रखा है जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जो बच्चे कहते हैं कि मैम ज्यादा क्वेश्चंस कराइए या एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कराइए, तो बेटा ये पंचामृत है, 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास होती है। आप वहां पे आके जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको वहां पे भी मिलेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, जस्ट लाइक आयुर्वेद डैश इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन तिब्बत। ठीक है, जिस प्रकार से आयुर्वेद है उसी प्रकार से यह भी क्या है, एक प्राचीन तरीके से कार्य किए जाने वाला, यानी कि आपके रोगों का उपचार करने वाला क्या है, एक पारंपरिक औषधीय प्रणाली है। तो आपको इस डैश को फिल करना है। तो देखिएगा, काफी न्यूज में थी अभी रिसेंटली। अगर मैं बात करूं, लेह के अंदर एक इंस्टीट्यूट है आपके इसी सोवा रिगपा से संबंधित। ठीक है, तो वहां पे अभी क्या हुआ था, वहां पे बेसिकली कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। और मैं सही बताऊं ना, ये जो सोवा रिगपा नामक जो आपकी पद्धति है, ये किसने स्टार्ट करी है, तो ऐसा कहा जाता है लॉर्ड बुद्ध ने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तिब्बत के अंदर, या फिर अगर मैं बात करूं चीन में, और फिर अगर मैं बात करूं आपके म्यांमार में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट्स हैं, सिक्किम में, नेपाल में, उन सभी जगहों पे इसको काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। एंड जितने भी तिब्बती लोग हैं ना, वो स्पेशली, जैसे हम लोग आयुर्वेद के फैन है ना, यानी कि हमारे सारे उपचार आयुर्वेद से होते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार ये भी औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। औषधि कौन से, हर्ब्स का। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं जिनका उपयोग करके लोगों का उपचार करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली सोवा रिगपा जो है वह आपका तिब्बती पद्धति की एक प्रणाली है जिससे आप उपचार करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक आयुष मंत्रालय है, इस आयुष की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी पद्धतियां क्या होती हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 7 पद्धतियां आती हैं, तो आपको वो 7 का नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों से, डैश एक पर्यावरण नीति है जिसके तहत उत्पादकों को उत्पाद के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वित्तीय या फिर भौतिक, जो अब उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। सीधी बात कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आप किसी एक दुकान से कुछ सामान लेके आते हैं। ठीक है, और वो जो सामान है वो क्या है, वो प्लास्टिक का सामान है। अब क्या हुआ, आपने उसको यूज कर लिया, अब यूज के बाद आपके लिए वो किसी इस्तेमाल का नहीं है, वो आपके लिए खराब हो चुका है। तो अब क्या है, वो जो कंपनी है जिसने उस प्लास्टिक का निर्माण किया था, वो उसको कलेक्ट करे और उसको रिसाइकल करे, या फिर जो उसको कैसे ट्रीट करना है, किस प्रकार से उसको हमारे को पृथ्वी पर पॉल्यूशन करने से रोकना है, वो सारी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी जिसने निर्माण किया था। तो इस प्रकार से हम बेसिकली जो भी ये कबाड़ को इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं ना, इनको भी एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक रेगुलर स्ट्रीम में आ जाए, कि इनको भी रिकॉग्निशन मिल जाए, ताकि ये कंपनीज के साथ डायरेक्टली लिंक करे और वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर भी रोकथाम लगाई जा सके। तो इस चीज के लिए जो हमारी सरकार है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, यानी कि विस्तारित निर्माण उत्तरदायित्व करके पॉलिसी चलाई है। ठीक है, ये आपकी एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है, जैसे आप लोगों ने एक पढ़ी होगी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके आसपास, जिस जगह पे भी वो हैं उसके आसपास जो सोसाइटी है वहां पे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। उसके अंदर वो स्कूल का निर्माण कराते हैं, टॉयलेट्स आदि का निर्माण कराते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराते हैं, कि उनका जो भी प्रॉफिट आ रहा है इसी सोसाइटी से तो आ रहा है, तो कुछ वापस पे बैक कीजिए। इसी तरीके से एनवायरमेंट को बचाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपने ऐसा पदार्थ इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, रिटेलर ने उसको बेचा, अब वो जो प्लास्टिक्स है उसको आप कलेक्ट करवाइए, कलेक्ट करवा के उसको रिसाइकल करके रीयूज कीजिए। ये क्या है, ये है आपकी ईपीआर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है
बेसिकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस बार का सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए जो जो आपकी काफी ज्यादा न्यूज रहती है ना, या फिर हमारी काफी ज्यादा डिमांडिंग चीजें होती है, उनके लिए उनको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो आपका क्वेश्चन था ना, एक न्यूज़पेपर के फर्स्ट लाइन का एग्जैक्ट कॉपी उठा के एसएससी ने दे दी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ग्राम ऑफ कार्बन। भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, CO। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1 ग्राम कार्बन मेरे पास है तो बताइए अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास रहेगा। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी कि इसका मास नंबर कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16 है। और अगर मैं 12 और 16 के रेशो को देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 और 16 का अगर मैं रेशो देखूं तो 4 3 से 12, 4 4 से 16, और यहाँ पे 3 से अगर मैं इसको विभाजित करूं तो 1.33 के आसपास हमें वैल्यू मिल जाएगी। 3 एकम 3 बचा 1, तो उसके बाद डिवाइड करोगे 1.33, रिकरिंग नंबर हो गया। तो अब यहां से मुझे क्या पता चला कि 1 कार्बन के लिए मुझे 1 ग्राम कार्बन के लिए मुझे 1.33 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और यही तो इस सवाल में पूछा था। तो देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1.33 ग्राम की आवश्यकता है। दोबारा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर फॉर्मूला लिख लीजिए, आपके पास 1 कार्बन है और 1 ही ऑक्सीजन है। कार्बन का मास जो होता है उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 यूनिट्स है, 12 यूनिफाइड मास है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिफाइड मास है। दोनों का रेशो निकाला, मेरे पास रेशो आया 1:1.33। तो अगर मैंने 1 ग्राम कार्बन इस्तेमाल किया है तो ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल करूंगी, 1.33 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम डैश आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। भैया आप लोगों ने टेप वर्म का नाम सुना होगा, टेप वर्म, फीता कृमि जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फीता कृमि है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये फीता कृमि कौन से वाले से आता है, तो आप कहोगे मैम फ्लैटवर्म है, लेकिन फ्लैटवर्म का एक पर्टिकुलर नाम होता है, कौन से संघ से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो फ्लैटवर्म्स जो है, देखो इनमें से देखो कौन फ्लैट जैसा साउंड कर रहा है, या फिर जिसको देख के आपको कोई फ्लैट चीज याद आती है। घर में प्लेट्स होती है जिनमें हम खाना रख के खाते हैं, तो प्लेट कैसी है, एकदम सपाट होती है ना, ठीक है। और हेलमिंथिस क्या होता है, वर्म होता है। हेलमिंथिस का मतलब होता है कीड़ा, तो प्लेटी हेलमिंथिस क्या हो जाएगा, प्लेट जैसा हेलमिंथिस, मतलब सपाट कीड़ा, ठीक है। तो चपटे कृमि को हम लोग क्या बोलेंगे, चपटे कृमि जो हैं या फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथिस संघ से होते हैं। कौन से फाइलम से हैं, प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम से हो जाती है। टिनोफोरा, पोरीफेरा और निडेरिया ये भी अलग अलग फाइलम्स हैं, ठीक है। टिनोफोरा के अंदर टिनोप्लाना आ जाता है, ठीक है। अगर मैं पोरीफेरा की बात करती हूँ तो इसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं। निडेरियन फैमिली की बात करती हूँ, इसमें हाइड्रा आ जाता है। इन सब के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा फ्लैटवर्म का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल आपका टेपवर्म है, जिसको आप फीता कृमि कहते हो, ठीक है। और ये कौन से संघ से बिलोंग करता है, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेट जैसा हेलमिंथिस कीड़ा, ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना। और देख रहे हो आप लोगों से क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। भाई देखो जब भी आप ध्वनि की तरंगों का एक तो उत्पादन कर रहे हो और साथ साथ उसका प्रसार कर रहे हो, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहते हैं, फोटोनिक्स कहते हैं, खगोल भौतिकी कहते हैं, या फिर ध्वनिकी कहते हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन है आज का, तो आंसर क्या कर दोगे मैम। देखिए प्रकाशिकी में क्या होगा, हम लाइट से डील करते हैं, तो लाइट के से डील जब हम करेंगे वो ऑप्टिक्स में आ जाता है। फोटोनिक्स का मतलब है हम फोटोन से डील कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये भी कहीं ना कहीं आपका ऑप्टिक्स का ही एक सब ब्रांच हो जाती है। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होगा, हम खगोल भौतिकी की बात करेंगे कि अंतरिक्ष में कौन से फिजिक्स के नियम्स लागू हो रहे हैं या फिर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो अकॉस्टिक्स है, ये जो अकॉस्टिक्स है इसका मतलब ही क्या होता है, ध्वनिकी होता है, यानी कि साउंड से संबंधित है, ठीक है। तो साउंड के बारे में ध्यान रखिएगा, कैसी वेव होती है, यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि, ठीक है। कैसी है, यांत्रिक है। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी कण की आवश्यकता होती है, बिना कणों के ये ट्रैवल नहीं कर पाती ये मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल होने के साथ साथ ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में क्या कह देंगे बेटा, तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग आप इसको कह देते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जिस दिशा में प्रोपगेट कर रही है ना, यानी कि अगर ये जो आपकी साउंड है कि इस दिशा में जा रही है तो इसके पार्टिकल्स का कंपन भी इसी दिशा में होगा, यानी कि इसके पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, ठीक है। जैसे बस में कभी धक्का लगता है ना तो क्या होता है, आप आगे जाते हो फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हो, बिल्कुल वही चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। आप आगे भी जा रहे हो, आपकी बस भी आगे जा रही है, आप भी आगे गए और वापस कंपन होके आप पीछे आ गए, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और साथ साथ कंपन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे अगले किसी सेशन में, यानी कि कल के पंचामृत में। और आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को ये विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौड़ साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।